बेंजीन बनाइएगा और हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सारे स्ट्रक्चर बना लीजिए एक बार। और बल्कि चाहे ना तो इसको भी इसी तरीके बना लो, सब एक जैसा रहेगा। ठीक बात। चलो सर, जब भी टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाले जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्जुगेशन है जिन वर्टिकल लाइंस के बीच में हो रहा है वहां वर्टिकल लाइन आपको खींच लेनी है। जितनी वर्टिकल लाइन आएंगी उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 1 2 यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आए? 2। 1 2 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना आया? 3। बनाने की जरूरत नहीं है। आइए सर, 1 2 3 4। याद रखना है कॉन्जुगेशन होना चाहिए बस। क्या कॉन्जुगेशन बराबर बना हुआ है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। तुम बतियाते रहो, बहुत तेजी में पढ़ा देंगे, अभी देखते जाओ। बात कर रहे हो ना, दिलाते मजा आओ। अपलोड भी नहीं करेंगे साले ये वाला लेक्चर। जो भी कॉन्जुगेशन है, जितनी वर्टिकल लाइन उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे जैसा भी आ जाए। ठीक है, यहां बताओ। जब सीधे सीधे होता है तो ये कॉन्जुगेशन का ऐसा तरीका है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। फिर सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये डंडियां कॉन्जुगेशन बताती हैं। यहां ये सर, यहां जब आप करेंगे तो ये कॉन्जुगेशन है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या ये भी कॉन्जुगेशन है? कहीं कोई समस्या नहीं। खेल खत्म हो गया यहां पे। लेकिन खेल तो खत्म हुआ नहीं है ना, बोलिए सर। तो अब आपको ये इंटरफेस की बजाय ये इंटरफेस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या ये भी कॉन्जुगेशन होगा सर? और सेम है, जब आप चलते चले जाएंगे तो फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि ये कॉन्जुगेशन इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो टोटल आपके पास, यानी अगर आप इसको, एक सेकेंड, यहां तक आपने कर लिया, ये कॉन्जुगेशन है या नहीं है सर? तो यहां तक अगर ये ना होता तो 3 होते या नहीं होते? अब अगर इस रिंग को देखो तो क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक इंडिविजुअल रिंग है या नहीं है? तो इसमें भी तो कॉन्जुगेशन होगा, बोलो सर। तो ये कॉन्जुगेशन इस तरीके से चल रहा है ऊपर। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां कितने आएंगे? 5। ऐसे कर लो, बहुत दिक्कत है अगर है तुम्हें तो सीधे सीधे कर लो। टोटल इंटरफेस देखे जाते हैं जहां जहां कॉन्जुगेशन होता है।
तो जब कभी भी ये आएगा तो आराम से आप निकाल ले जाएंगे। तो हम लोगों ने कितने पढ़ लिए? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बोलो भैया, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, टोटल 5 पढ़ लिए। अगला है सर 6ठा नंबर, लिखिएगा पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर रेजोनेंस, यानी आपको देखना है पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर वाला रेजोनेंस। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लें, कैसे दिखेगा। अगर हमको दिया है ए सिंगल बॉन्ड बी और यहां बी पर है पॉजिटिव चार्ज और ए पर है लोन पेयर, तो ये भी एक रेजोनेंस है। बगल में अगर एटम के पास लोन पेयर है तो वो अपना लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल है, या तो पी हो सकता है या डी हो सकता है, ज्यादातर पी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो इसका मतलब ये अपना लोन पेयर उठाकर इसमें डाल रहे हैं, यानी ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस है। और रेजोनेंस क्या है? बढ़िया वाला रेजोनेंस है। कैसा वाला है? बढ़िया वाला। क्यों मालूम है? जो देखो, किसी को मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को मदद करके स्टेबल कर देना बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, इसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे रहे हैं, यानी कि ये एक इफेक्टिव रेजोनेंस की कैटेगरी में आता है। इतना बनाइए, फिर लिखिएगा इफ देयर इज लोन पेयर ऑन द एडजेसेंट एटम, if there is lone pair on the adjacent atom of carbocation, then this carbocation will be most stable, underline करिएगा, will be most stable ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि सारे एटम्स का रेजोनेंस के बाद भी, ऐसे ही लिखो हिंदी में, क्योंकि ये बार बार दिक्कत करेगा ना, इसलिए इसको अलग से लिखा रहे हैं। क्योंकि सारे एटम्स का रेजोनेंस के बाद भी ऑक्टेट पूरा रहता है, ऑक्टेट पूरा रहता है। एग्जाम्पल लिखिए सर, CH3 CH प्लस O CH3, लोन पेयर है। ठीक बात। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? बोलो भैया, क्या इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? हाँ है। जब यहां पर ये रेजोनेंस परफॉर्म करेगा तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या रेजोनेंस का नियम बहुत क्लियर है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल, तो जाहिर सी बात है यहां डबल हो गया, और एक ही जगह हो रहा है तो अब आगे की बात नहीं करेंगे। अब सर, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला यानी प्लस, और इलेक्ट्रॉन मिला यानी माइनस, इक्वल्स टू 0। ऑक्सीजन की बात करें, इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए चार्ज क्या आएगा? प्लस।
अब एक बात बताइएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो दो थे, लेकिन रेजोनेंस में या कहीं भी किसी को देने में एक ही लोन पेयर देता है। तो अगर मैं बात करूं, क्या ये बात समझ में आती है आपको? नीचे वाला लोन पेयर यही वाला लोन पेयर है। क्या ऑक्सीजन के इर्द गिर्द ये गुलाबी वाले 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कार्बन का ऑक्टेट इधर देखो, क्या 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, और यहां पर अगर बात करें तो 2 8 और हाइड्रोजन के साथ 2 मिलेंगे, यानी कि वो सॉरी 4 2 6 और हाइड्रोजन के साथ 2 मिलेंगे यानी 8। इसका मतलब मैं ये कहूंगा यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों का ही ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। यानी इन दोनों का ऑक्टेट क्या है सर? कंप्लीट। जरूरी बात हो तो मैसेज करो। इन दोनों का ही ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। तो क्या इसका मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1 और 2, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो इस प्रकार का रेजोनेंस या दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस कॉल्ड इफेक्टिव रेजोनेंस क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेजोनेंस। इसलिए इस प्रकार का रेजोनेंस क्या प्रदान करता है? ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बना लीजिए, बस शर्त यह है कि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। एक सेकंड, घर से फोन
हेलो, अगला है सर, लिखिएगा पाई बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस आपको याद रखना है। मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया है सर, तो क्या यहां पर ये रेजोनेंस है या नहीं? सोच समझ के जवाब देना गुरु। है क्या लोन पेयर नहीं है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस है या नहीं है? इसका मतलब सीधा सा है कि इस रेजोनेंस से इस कार्बन का क्या पूरा होने जा रहा है? ऑक्टेट पूरा होने जा रहा है। तो अगर ऑक्टेट पूरा होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। क्लियर है मामला? अब इसी रेजोनेंस का अपन लोग टाइप बदल देंगे, यानी हम इसको क्या बोल देंगे? एक तो है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब इसी में एक रेजोनेंस आएगा लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, जैसे कि P और D। याद करिए हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया था NSiH3 वाला, पेपर में भी आया था। बोलिए, NSiH3 का होल थ्राइस। उसमें क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के D ऑर्बिटल में, वैकेंट D ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जा रहा था। तो अगर इन्वॉल्व हो जा रहा है तो इसका मतलब है वो कौन सा रेजोनेंस होगा? P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल के बीच में, यानी कि P पाई D पाई रेजोनेंस। क्लियर है मामला? तो चलिए सातवां लिखिएगा, पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल। भाई इनको बहुत अच्छे से समझ लो, जब ये आएंगे ना तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। पाई बॉन्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। वैकेंट ऑर्बिटल जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में आप P और D लिख लो यार। कौन सा वाला? P या D ऑर्बिटल। एक एक करके एग्जाम्पल को समझना। मान लो पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2। क्या बोरॉन के पास वैकेंट P ऑर्बिटल पाया जाता है? बना लीजिए फिर बताते हैं। क्या बोरॉन के पास वैकेंट P ऑर्बिटल पाया जाता है? अब अगर इस प्रकार से डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का मतलब यहां क्या प्रेजेंट है? पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड यानी अपने इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेंगे? कार्बन और बोरॉन के बीच में। तो जैसे ही शिफ्ट करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा जरा बताना? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH2। ठीक बात। कार्बन पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। बोलो, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो बोरॉन पर चार्ज क्या आने वाला है? नेगेटिव। बना लीजिए।
यानी ये भी एक रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। अब अगर मैंने जो ये दोनों बनाए हैं, ये है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर मैं बात करूंगा तो मैं बनाऊंगा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, कार्बन पर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बना लीजिए सर। ये एग्जांपल्स हैं, जो जो इसमें हम बताते जाए आप हमको बना बना दिखाते जाइएगा। अगला है सर इसी का सेकंड एग्जांपल। अगर मैं यहां लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड PH3 प्लस, देखिएगा जरा, क्या ये रेजोनेंस है? अब बुद्धि लगाना, फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। अरे बोलो ना यार। और फास्फोरस के पास अगर वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वो 5 बॉन्ड बना सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो क्या ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर? और अगर इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड PH3। क्या फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन मिल गया है? किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये भी एक प्रकार का रेजोनेंस है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तीसरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस, क्लियर है मामला? अब आपका मन करेगा कि आप ये पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट कर दें, मगर मामला जाएगा गड़बड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन है सेकेंड पीरियड एलिमेंट और वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो याद रखना है, इस प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? नो रेजोनेंस की कैटेगरी में जाएगा। कोई रेजोनेंस नहीं है। चौथा सर, सारे टाइप हैं, ये टाइप देखे रहना है और बगल में वहां लिख लीजिएगा कि ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट, यहां लिखिए ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कंप्लीट एंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन accommodate maximum 8 electron, can accommodate maximum 8 electron in its valency shell after bonding। बॉन्ड बनाने के बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। चौथा है देखो भैया,
क्या ये भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है? इस प्रकार का कोई रेजोनेंस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, यानी ये किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेम कहानी कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहां नाइट्रोजन के लिए भी। और आपको याद है मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की? 4 के ऊपर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो ये है 7वां पॉइंट आपका, इसको ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड के साथ अगर कभी कोई वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है तो रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड के साथ अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट मिलता है, कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड एलिमेंट मिलता है, तो क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट होगा और रेजोनेंस परफॉर्म करेगा। लेकिन पाई बॉन्ड के साथ अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट मिलता है और ऑक्टेट उसका कंप्लीट है, तो किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख नहीं सकता है। ठीक है, अगला है सर 8वां, 8th। आठवां है निगेटिव चार्ज। एंड वैकेंट ऑर्बिटल। नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब भी रेजोनेंस में आएगा, आपको याद रखना है कि आपके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो ज्यादातर कौन सा वाला होता है? 3d वाला होता है। ठीक बात है? तो कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होगा? 3d वैकेंट ऑर्बिटल। चलिए सर, जैसे याद आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, CF3 माइनस और CCl3 माइनस में CCl3 माइनस ज्यादा स्टेबल होता था, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता था। अब ये बताइए, जो ये Cl है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। और अगर ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या पाया जाएगा? वैकेंट d ऑर्बिटल। तो क्या यहां रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहां रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। अगला है सर, अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये बनाइएगा, और यहां माइनस है। देखो, क्या यहां रेजोनेंस होगा? जाहिर सी बात है, एस है, यानी कि ये क्या है? थर्ड पीरियड एलिमेंट। और जितने भी थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है? वैकेंट 3d एलिमेंट, वो 3d ऑर्बिटल। तो क्या इसके खाली d ऑर्बिटल में ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए? क्लियर है मामला? इतनी बात याद रखना। अच्छा, जैसे रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या बनेगा? जरा बनाना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो जरा। क्या यहां पर ये सल्फर है, ये बॉन्ड है, तो यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, सीधी सी बात है। और सल्फर ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बोलो सर, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस माइनस 0 आ गया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सल्फर पर चार्ज होगा पॉजिटिव। अरे यार,
पॉजिटिव नहीं सर, नेगेटिव। अच्छा, यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही बॉन्ड बनेगा तो उसमें पार्शियल कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है, वो तो रहेगा ही रहेगा पाई बॉन्ड वहां पर प्रॉपर। मान लीजिए यही सेम कहानी अगर मैं CF3 माइनस में कहता तो क्या पॉसिबल थी? बोलो बेटा, CF3 माइनस में क्या ये चीज पॉसिबल थी? जवाब है नहीं, क्योंकि CF3 माइनस में बहुत क्लियर कहानी है कि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास किसी भी प्रकार से कोई वैकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो आप लिखेंगे वैकेंट 3D ऑर्बिटल नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब इस प्रकार के रेजोनेंस का कोई मतलब नहीं है। और इसको आप बैक बॉन्डिंग बिल्कुल मत कहिएगा, याद रखिएगा। बैक बॉन्डिंग होता है जब टर्मिनल एलिमेंट रेजोनेंस में सेंट्रल एटम को देते हैं, तो यहां पे कोई बैक बॉन्डिंग नाम की चीज नहीं है। क्लियर है बात? बना लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर बना लीजिए सारे। हाँ, अरे जाओ बुलाया करो वहां जाके, सर क्या कर लेंगे उसमें। अभी तक तो नहीं चल रहा होगा, सुबह से नहीं चल रहा है ना। बंद हुआ करे, जाके बाहर से बुलाया करो। क्लास पढ़ाएंगे तुम्हारा, हम टीवी और ये सब देखते फिरेंगे। हाँ, ध्यान रखो, नहीं तो रिमोट लेके बैठा करो जब क्लास आया करो सवेरे। तो यहां तक ठीक है मामला? हाँ यार, पढ़ाते समय ये करो वो करो, तुम्हारा साले के दुनिया की नौटंकी है। देखो क्या बता रही मैडम, इधर आओ, क्या बता रही हैं? सुने कि भागे जा रहे हो बिना सुने? गजब नशे में चल रहे हो भाई। चलिए सर, यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। अब रेजोनेंस के जो टाइप हैं जरा हमको बता दीजिए क्या क्या मामला है। अगर अपने पास ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी है तो ए पर क्या क्या होगा और रेजोनेंस हो जाएगा, एक बार में बता दूं। पहला सर, क्या अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाएगा। अगर ए के पास नेगेटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाएगा। अगर ए के पास लोन पेयर है तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। अगर ए के पास फ्री रेडिकल है तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। ए के पास अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है सर? वैकेंट ऑर्बिटल, तो भी यहां पर रेजोनेंस परफॉर्म कर जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि जब आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो रेजोनेंस की डायरेक्शन पाई बॉन्ड से इधर की तरफ होगी, और जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होगी यानी आपके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो आपके रेजोनेंस की डायरेक्शन पाई बॉन्ड की तरफ होगी। यही तो मतलब है सर। तो कम से कम ये 5-6 तो तुमको एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि हाँ ये होते हैं। बना लीजिए सर। और इस कंडीशन में रेजोनेंस परफॉर्म करता है ज्यादातर सिचुएशंस में। तो जो आपने पढ़ा है उसमें इतना ध्यान रखना है। अब इसी में अगर जगह तुम झेल पाओ पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ यहां अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अरे ए जहां लगा है अगर उसके इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा यानी डबली बॉन्डेड ए बन जाएगा तो इसका मतलब सीधा सा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा। तो 6 तरीके तो तुम्हारे इसी में डायरेक्ट आ जाते हैं, और ये सबको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना यार। जब मैं बोलता हूं ए पर पॉजिटिव चार्ज ए पर नेगेटिव चार्ज, तो जब ए पर डबल बॉन्ड बोलूंगा तो जाहिर सी बात है वो डबल बॉन्ड तुम बीच में तो नहीं लोगे, कॉन्जुगेशन लेना है, इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिचुएशन कंसीडर करो। अब अगला हेडिंग इसी पर डालिएगा, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, नीचे लिखिएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसको हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। जिन लोगों ने लेक्चर देखा होगा वहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं यानी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो लिखिएगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, complete transfer of pi electron through conjugated system called mesomeric effect, ठीक बात। अब मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का है, एक है प्लस एम इफेक्ट, या बेटा इसी को मैं बोलूंगा प्लस आर इफेक्ट। दूसरा है माइनस एम इफेक्ट, या इसी को बोलें माइनस आर इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट। दूसरा है माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट। दोनों ही नाम यूज किए जाते हैं। एम इफेक्ट बोलो या आर इफेक्ट, ये शुरुआत में लिखवाया हुआ है हमने, तो हम यहां पर एम को यूज करेंगे, बार बार एम इफेक्ट बोलेंगे। कहानी को बहुत सिंपल से तरीके से समझिएगा। देखिए सर, आगे तो अभी हम पढ़ाएंगे ही आपको उसमें। ये हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझते ही हो तुम, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम में यहां पर कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगा है जो पाई इलेक्ट्रॉन, यानी इस सिस्टम के द्वारा हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के द्वारा इस सिस्टम को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहां पर रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऐसे ग्रुप या एटम के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्लस एम इफेक्ट, यानी प्लस एम वाले ग्रुप होंगे। इसी का उल्टा, ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और यहां पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ग्रुपों का इफेक्ट क्या होगा? माइनस एम, यानी सारे ग्रुप इसके अंदर आ जाते हैं। अब तुमको एक बात पता है क्या? अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? तो जिन ग्रुपों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी उनका इफेक्ट हमेशा क्या होगा? माइनस एम। बोलिए सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास लोन पेयर है यानी OH लगा है, तो क्या लोन पेयर हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पकड़ाता है? तो लोन पेयर वाले जितने भी होंगे उनका इफेक्ट कैसा होगा? प्लस एम। क्लियर है मामला? तो ये बेसिक डायग्राम बना लो जिससे दिमाग में एक इमेज रहे कि असलियत में प्लस एम और माइनस एम है क्या। कुल मिलाकर ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं या देते हैं, दोनों काम करते हैं।
और ये एक प्रकार का रियल इफेक्ट है ना। रियल इन द सेंस मतलब ये असलियत में काम कर रहा है अच्छे से, बस कंसेप्ट कैसा है, हाइपोथेटिकल, हम मान के चलते हैं कि हां ऐसा होता है। अब हम लोग एक एक करके इसकी कहानी लिख लेंगे। बस इतना हमारे पे कंफर्म होना चाहिए कि हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रेजोनेंस के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से रेजोनेंस के द्वारा पाई इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो प्लस एम इफेक्ट मानेंगे उनका, और अगर वो खींच ले रहे हैं तो माइनस है। और ये रेजोनेंस के टाइप जो पढ़े हैं उनमें से अभी क्लियर हो जाएगा कौन कौन आएगा। चलें सर, पहला हेडिंग डालिए प्लस एम इफेक्ट। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लस आर इफेक्ट। प्लस एम बोलो या प्लस आर बोलो, लिखिएगा द ग्रुप which repel electron, the group which repel electron to the conjugated system, to the conjugated system called प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, उन्हें क्या कहा जाएगा, प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप। एंड दिस फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस एम ऑब्लिक प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, आइए सर एक एग्जाम्पल देखिएगा। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? अगर मैंने यहां पर NH2 ग्रुप लगाया तो क्या यहां लोन पेयर है? मुझे रेजोनेंस बताइए। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुल मिलाकर क्या ये ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है? तो मैं बोलूंगा इस ग्रुप का जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। दूसरा, अगर यहां पर मैं इसी तरीके से बेटा OH लगा दूं तो आप समझदार आदमी हैं, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी को दे रहा है? तो ये ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। इसका मतलब जो OH है इसका इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम होगा। तो तरीका समझ में आना चाहिए कि प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करते हैं, यानी इसके अंदर दे रहे हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहे हैं। अब कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, लिखिएगा। If directly attached atom through conjugated system, if directly attached atom through नहीं, with conjugated system having negative charge, if directly attached atom with conjugated system having negative charge ऑब्लिक लोन पेयर always show plus m effect, always show plus m effect
यानी जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसके पास या तो लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज। जैसे सर अगर मुझसे कोई कहेगा कि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन कौन से हैं, तो देखिएगा सर, क्या अगर कहीं NH माइनस लगा है तो ये अपना नेगेटिव चार्ज, अच्छा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में तो मान के चल रहे हैं दे देगा, सीधी सी बात है। दूसरा O माइनस है तो इसका इफेक्ट भी क्या होगा, प्लस M। कल को अगर मैं लोन पेयर की बात करूंगा तो अगर कहीं NH2 लगा है तो क्या लोन पेयर है इसके पास, कहीं OH लगा है तो क्या लोन पेयर है इसके पास, कहीं पर 1 डिग्री एमाइन के साथ साथ 2 डिग्री एमाइन आ जाए यानी NHR लगा है तो लोन पेयर है। अगर कहीं पर NR2 लगा है तो इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक बात। अगर कहीं पर O CO R की तरीके लगा है तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो आप रेजोनेंस में ये मानेंगे कि ये सिस्टम को अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। बना लीजिए सर, मतलब ऐसे हजारों लाखों हो सकते हैं। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि जहां पर भी पॉजिटिव वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आपको दिखेगा वो हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे यानी प्रोवाइड करेंगे थ्रू पाई बॉन्ड। अच्छा जितने भी हैलोजन्स होते हैं क्या उन सबके पास लोन पेयर होता है, जैसे F Cl Br और I। बोलो क्या इसका मतलब ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में डाल देंगे, सीधी सी बात है। ज्यादा कम की बात बाद में करेंगे, अभी बात कर रहे हैं कि प्लस एम इफेक्ट है या नहीं है। इन सबका इफेक्ट कैसा है, प्लस एम। सीधा फंडा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, चाहे साइक्लिक हो चाहे ओपन चेन हो। जो भी डायरेक्टली अटैच्ड एटम है अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू या अपना पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। सिस्टम को दे रहा है मतलब इफेक्ट क्या होगा, प्लस एम, ले रहा है तो माइनस एम, सीधी सी बात है। अब एक बात बताइएगा सर, अगर मैं आपके सामने यहां कुछ कंपाउंड लिखूंगा तो तुम क्या मुझे बता सकते हो उसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है, आइए। NH2 ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है सर, लग रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी मैं बोलूंगा ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम। यहां हो भाई, ये है या नहीं है फिनॉल। तो अगर फिनॉल की बात करेंगे तो कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम, है या नहीं है। ये लगा है सर, क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है और उसके पास लोन पेयर है। यहां आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर भी रेजोनेंस है, हाँ है, लेकिन अभी हम इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो क्या इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये लोन पेयर अंदर एंटर कर रहा है, यानी कि इस ग्रुप का इफेक्ट भी क्या माना जाएगा, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप माना जाएगा। बनाइए सर।
ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बन आ सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप होते हैं। बस तुमको इतना याद रखना है सर कि तुम्हारे पास जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टाइप का है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। उसमें जो चीज डायरेक्टली अटैच्ड है उस एटम को देखोगे, अगर उसके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आपके कॉन्जुगेशन को प्रोवाइड कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, यानी उसका प्लस एम इफेक्ट है। अगर वो उसे खींच रहा है किसी तरीके से तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट माइनस एम हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं ग्रुपों को क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? बोलो सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। तो नीचे लिखिएगा प्लस एम इफेक्ट ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आगे चलकर इन्हीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग नाम देंगे एक्टिवेटर्स। क्या नाम देंगे? एक्टिवेटर्स। क्या नाम देंगे सर? एक्टिवेटर्स। ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो हम लोग नाम देते हैं एक्टिवेटर्स। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगे चल के बात करेंगे। अभी याद रखना है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये तो हमें पता चल ही रहा है। तो टर्म आगे आएंगे, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अगला लिखिए माइनस एम इफेक्ट। अभी इसमें एक चीज और बाकी है, किसकी ताकत ज्यादा है किसकी कम है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, पहचानवा रहे हैं कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं और ये माइनस एम। फिर बात करेंगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, कौन कम देगा। अगला है सर माइनस एम इफेक्ट। अब इतना तो तय है कि माइनस एम इफेक्ट वाले जो भी लोग होंगे उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इलेक्ट्रॉन की जरूरत दो ही लोगों को होती है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन, सुनो तो, पाई बॉन्ड हो लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, तो वो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑब्लिक एटम shows minus m oblique minus r effect। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, if directly attached, if directly attached to the conjugated system, to the conjugated system have vacant orbital, have vacant orbital or polar bond, or polar bond, then it will show, then it will show minus m effect, then it will show minus m effect। देखो सर, ये आपका ग्रुप है CHO, ठीक बात। इस सिस्टम में अगर हम बात करें तो क्या यहां पर डबल बॉन्ड है, यानी कि कौन सा बॉन्ड मौजूद है? पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मौजूद है? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है
और शिफ्टिंग हमेशा किधर होगी? ऑक्सीजन की तरफ ही। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से देने वाला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और O- इनके पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा बढ़ गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, वो अपना लोन पेयर कभी किसी को देने वाला नहीं है, बल्कि वो जब भी पाई बॉन्ड तोड़ेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। इसका मतलब यहां पर अगर रेजोनेंस होना है तो क्या ये रेजोनेंस इस प्रकार से इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सॉरी इस ओपन चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं? यहां से विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब इनका इफेक्ट कैसा होगा? -m इफेक्ट होगा। क्लियर है मामला? बना लीजिए। अब इसी को हम रिंग में लगा दें, ओपन चेन में लगा दें, हर जगह पर इफेक्ट का नाम सेम है। -m ओपन चेन में भी काम करता है और रिंग में भी करता है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब कुछ ग्रुप हम आपको बनाए के दिखाएंगे, तो जरा बताते चलिएगा। बेंजीन रिंग सबसे बेस्ट है, तो बेंजीन रिंग ही बना लेते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सारे ग्रुप आ जाएं यहां पे। एल्डिहाइड ओपन चेन में भी लगाया था, साइकिल में भी लगाकर दिखा रहे हैं। ये है सर। मतलब हमने एक बना दिया था, कार्बोकेटाइन बना चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप लिख लीजिए। मैंने जानबूझ के इसीलिए BH2 वाला एग्जांपल लिया है, क्योंकि BH3 और BH2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमको सिर्फ इतना बताओ सर, जितनी भी ये रिंगेल बनी है, इनमें जो भी लोग बने हुए हैं, क्या उनको देखकर आप ये कह सकते हैं? इधर देखिएगा, डायरेक्शन बताइए हमको इलेक्ट्रॉन की, किस तरफ को मूवमेंट है। अगर बात करें तो यहां देखिए, क्या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर जाती हुई नजर आ रही है? इसका मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। कौन सा इफेक्ट होगा NO2 का? -m। इधर आओ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या ये पोलर बॉन्ड की ताकत समझ में आ रही है? ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा है, -m इफेक्ट। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी दोस्त रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा है। आपको रिंग के रिस्पेक्ट में देखना है, तो आप ये नहीं बताने लगेंगे कि ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में। बोलो सर, तो ये ध्यान रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखो। तो क्या रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा है C डबल बॉन्ड O? ध्यान रखना है, -m इफेक्ट है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को C डबल बॉन्ड O
बाहर निकाल रहा है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को C डबल बॉन्ड O बाहर निकाल रहा है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये COCl का C डबल बॉन्ड O बाहर निकाल रहा है। यहां देखना दोस्त, रिंग की इलेक्ट्रॉन नहीं है, कह रही नहीं, यहां हाँ है, pH2 है। बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और ऐसे समझो यहां हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का क्या है, sp2 है। तो मैं अगर यहां बनाऊंगा तो यहां बोरॉन के पास पाया जाएगा वैकेंट p ऑर्बिटल। नोट कर लीजिएगा इसको। अब सर सुनिए, तो खाली ऑर्बिटल है उससे अपने को मतलब नहीं, देखना यह है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ रही है या अंदर जा रही है, बाहर, क्योंकि वो तो खाली है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर ले जा रहा है, यानी इसका कैसा इफेक्ट होगा, -m। जरूरी नहीं है कि -m के लिए पाई बॉन्ड हो, खाली ऑर्बिटल भी होगा तो काम चल जाएगा। यहां ये सर CH2+, क्या इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और वैकेंट p ऑर्बिटल है, यानी यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के बाहर आ रही है, यानी -m इफेक्ट माना जाएगा CH2+ का। यहां आइए PH3+, इनके पास खाली d ऑर्बिटल है। अब तो बना के दिखा सकते हो, यानी ये भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां ले जा रहे हैं, बाहर की ओर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब इन सारे ग्रुपों का इफेक्ट कैसा है, -m। अब अगर कोई मुझसे कहे कि -m इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप दिखाते हैं, तो मैं कहूंगा पहले तो पोलर बॉन्ड वाले ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N अगर है तो वो अपने आप ही रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल लेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरी बात, अगर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है P या D तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल लेंगे। उसमें भी याद रखना, जैसे आपने सब कुछ किया, देख तो लो इधर है, तो मासूम बच्चे हो ना, बहुत मासूम हो। NH3+ का इफेक्ट क्या है, यहां +m है कि -m है, क्या नहीं होगा, तो इफेक्ट कोई नहीं होगा। इसका मतलब NH3+ का इफेक्ट क्या होगा पता है, तुमने वीडियो देख लिया है, जो भेजे तो उनमें है ये सब, अब पता है तो अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। NH3+ में नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। बोलो सर, बिल्कुल सही ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इसका -i इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहां किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था, भी आज की क्लास में लिखवाया है सुबह वाली में, क्या अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहां पार्शियल डबल, यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये सब छोड़ो कि क्या हो रहा है, तुम बोलोगे यहां ये रेजोनेंस होगा ही नहीं। तो जब रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका किसी भी प्रकार से ना +m इफेक्ट होगा ना -m। इसका केवल और केवल एक इफेक्ट होता है और वो क्या है, -i इफेक्ट। क्लियर है मामला। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनका इफेक्ट कैसा होता है, -i इफेक्ट होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। आज की क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास है, इसका जो लेक्चर हमने आपको भेजा है उसमें हम आपको प्रॉपर बता देंगे कि कहां से आपको क्या करना है। अरे मीजोमेरिक वाला एक भेजा है ना, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए हैं हमने, तो आज जितने बनवाए हैं, जो जो बीच में नहीं बनवाए हैं उनको आपको अपनी कॉपी में आज बना लेना है। तो लेक्चर आपके ड्रॉपर बैच वाले में पड़ा हुआ है। बोलो सर, कौन सा वाला, m इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन वाला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? कल सर 10 बजे से लेकर भाई 10:15 से एक तो 12 बजे तक एक शिफ्ट में पढ़ेंगे और दूसरा है 2 से 4। आज मैथमेटिक्स की क्लास है, हाँ बोला था उन्होंने, तो 2 से 4 यानी कल हमने अपनी दोनों क्लासें रखी हैं। कल सुबह 7 बजे वाली क्लास नहीं रख रहे हैं, नहीं तो मर जाओगे। तो ठीक बात है, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लासेस को अटेंड जरूर करिएगा। ठीक बात।
जितना पढ़ाया गया है इसको आज घर में जाके रिवाइज जरूर करना। लेक्चर हम तुम्हें मेंशन कर देंगे जो पढ़ाया है वो किस में है, क्लियर है मामला, तो उसको देख भी लेना। वैसे ये लेक्चर आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं।